हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंडियन सुपर नर्ड। और आज की जो वीडियो होने वाली है वो इसके मतलब मैं सारे एपिसोड ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका था, पर लेकिन ये एक वीडियो में सारे मैं एपिसोड एक्सप्लेन करूंगा इट वेलकम टू डेरी के सीजन 1 को। और ये वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट बात जो मैं आपको बता दूं कि जो इट वेलकम टू डेरी है वो इट चैप्टर 1 और जो इट चैप्टर 2 थे उनका प्रीक्वल है। मतलब इट वेलकम टू डेरी की जो स्टोरी है वो इट चैप्टर 1 और इट चैप्टर 2 से पहले की है। इट चैप्टर 1 मेरे हिसाब से टेक प्लेस कर रहा था 1989 में, और उसके 27 साल बाद जब पेनीवर्स जाके जागता है 27 साल बाद जाके, तब जाके टेक प्लेस करता है इट चैप्टर 2 जो होता है 2016 में। और जो इट वेलकम टू डेरी है वो इट चैप्टर 1 से 27 साल पहले टेक प्लेस करता है जो कि 1963 में है। सो विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। एपिसोड की शुरुआत होती है 1962 के डेरी शहर से। डेरी यूएसए मेन नाम की जगह का एक छोटा सा शहर है। यहाँ एक सिनेमा में एक लड़का मैट क्लेमेंट फ्री में मूवी देखने घुस गया था, बट उसको वहाँ से भगा दिया जाता है। पर वहाँ मैट की एक लड़की भागने में मदद करती है जिसका नाम है वेरोनिका, और ये इसी सिनेमा में काम करती है। फिर मैट वहाँ से एक फैमिली से हेल्प मांगता है कि उसको डेरी शहर से बाहर ले जाए, और वो फैमिली मैट को अपने साथ ले लेती है क्योंकि वो खुद डेरी से बाहर पोर्टलैंड की तरफ जा रहे थे। पर जैसे ही थोड़ा टाइम बीतता है वो फैमिली अजीब और अबनॉर्मल बिहेव करने लगती है, और फिर फैमिली में से एक औरत कार में ही एक वियर्ड म्यूटेंट बेबी को जन्म दे देती है जो इट की दूसरी मूवी से इस क्रिएचर से काफी मिलता जुलता है। और फिर वो क्रिएचर मैट पर अटैक कर देता है। अब 4 महीने बाद मैट के 2 दोस्त फिल और टेडी यूरिस बात करते हैं कि मैट के साथ क्या हुआ होगा। वो अचानक से गायब हो गया। और यहाँ पर जो ये टेडी यूरिस है ये इट मूवी से स्टैनली यूरिस का रिलेटिव है, बट स्टैनली अभी तक पैदा नहीं हुआ है क्योंकि वो टाइम था 1988 का और अभी करंट ईयर है 1962। फिर दोनों स्कूल जाते हैं और स्कूल में एक और कैरेक्टर हमें दिखाई जाती है जिसका नाम है लिली, और ये भी मैट की फ्रेंड थी। बट ये तीनों मैट को ज्यादातर इग्नोर करते थे। सिर्फ नाम की फ्रेंडशिप वाला सीन था, इसलिए मैट अकेला फील करता था और इसलिए वो उस रात अकेला घूम रहा था जब उस पर अटैक हुआ था। अब सीन शिफ्ट होता है एक आर्मी के बेस पर जहाँ पर 2 आर्मी के सोल्जर्स आते हैं जिसमें से एक का नाम होता है हेलनम और एक का नाम होता है रूसो। बट उसी रात हेलनम पर एक अटैक होता है और जिसने हेलनम पर अटैक करा था वो हेलनम से क्लासिफाइड इन्फॉर्मेशन मांगता है, बट रूसो वहाँ आकर हेलनम को बचा लेता है और वो मास्क वाले वहाँ से भाग निकलते हैं। अब नेक्स्ट सीन में लिली को अपने बाथटब से मैट की आवाज़ सुनाई देती है और मैट कोई गाना गा रहा होता है, और फिर मैट की खून से सनी हुई 2 उंगली बाथटब से बाहर आती हैं और लिली ये देखकर बुरी तरह डर जाती है। फिर नेक्स्ट डे लिली फिल और टेडी को बताती है कि उसने मैट की आवाज़ सुनी बाथटब से और वो कोई क्रीपी सा गाना गा रहा था, बट ये दोनों लिली की बात का यकीन नहीं करते। फिर उसी रात टेडी यूरिस अपनी फैमिली के साथ बैठा था जहाँ उसके पापा टेडी को बताते हैं कि कैसे उनके एंसेस्टर्स की खाल उधेड़ कर उनको लैंप पर लगा देते थे। फिर जब टेडी सोने जाता है तो उसके साथ कुछ पैरानॉर्मल एक्टिविटी होती है। उसके रूम का लैंप बार बार बंद होने लग जाता है और फिर अचानक से वो लैंप ऐसे लगता है कि किसी की खाल उधेड़ कर उस पर लगा दी हो। यहाँ टेडी बुरी तरह डर जाता है। फिर उसका भाई उस रूम में आ जाता है। अब जो इस सीरीज का जो मेन विलन है पेनीवाइज, उसके बारे में इट मूवी में बताया गया था कि वो बच्चों को डराने के लिए हेलुसिनेशन का यूज करता है। वो उस बच्चे को वही दिखाता है जिससे वो बच्चा सबसे ज्यादा डरता हो, और जब उस बच्चे का डर बहुत बढ़ जाता है तो पेनीवाइज को उस बच्चे को खाने में और मजा आता है। और पेनीवाइज हर 27 साल में 1 साल के लिए बाहर आता है। ऐसा माना जाता है कि पेनीवाइज 27 साल तक गटर की गहराई में हाइबरनेट करता है और फिर 1 साल के लिए बाहर आता है सिर्फ खाने के लिए। और इस साल 1962 है और इट पार्ट 1 में जब पेनीवाइज अपीयर हुआ था 1988 में, तो इनमें ठीक 27 साल का गैप है। तो मतलब पेनीवाइज इस सीरीज की एंड में हाइबरनेशन में चला जाएगा और सीधा वेकअप होगा 1988 की टाइमलाइन में जब उसने जॉर्जी को अपना शिकार बनाया था। अब नेक्स्ट सीन में टेडी के साथ जो हादसा हुआ था उसके बाद ये तीनों सीरियस हो जाते हैं मैट को लेकर और छानबीन करते हैं, जिससे इन्हें पता चलता है कि मैट आखिरी बार सिनेमा में देखा गया था जब वेरोनिका नाम की लड़की ने आखिरी बार मैट को देखा था। फिर ये तीनों और साथ में फिल की बहन वेरोनिका से मिलने के लिए जाते हैं, जहाँ इन चारों को पता चलता है कि वेरोनिका को भी बाथटब की पाइप से मैट के गाने की आवाज़ सुनाई देती है। फिर वेरोनिका वो मूवी सिनेमा में चलाती है जो मैट शुरुआत में देख रहा था, और जो मैट गाना गा रहा था वो इसी मूवी का था। फिर उस मूवी में ये चारों मैट को देखते हैं और फिर मैट वहाँ फिल, टेडी और लिली को ब्लेम करता है कि अगर ये तीनों मैट के साथ होते तो मैट उस रात अकेले नहीं होता जब उस पर अटैक हुआ था। फिर मैट वहाँ पे वही म्यूटेंट बेबी छोड़ देता है और वो एक एक करके टेडी, फिल और फिल की बहन को जान से मार देता है और वेरोनिका और लिली वहाँ से भाग जाते हैं। और यहाँ से ये स्टोरी अभी बस स्टार्ट ही हुई है, अभी और भी ब्रूटल चीज़ें देखना बाकी है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है लिली से, जो सिनेमा में टेडी, फिल और उसकी बहन के साथ जो पेनीवाइज ने करा उनको बच्चा खाकर वो उसको लेकर थोड़ी ट्रॉमेटाइज होती है। दूसरी तरफ पुलिस वेरोनिका के पापा हैंक रोगन पर ब्लेम लगाती है कि सिनेमा से जो 3 बच्चे गायब हुए हैं जिनकी डेड बॉडीज तक नहीं मिली, उनके मर्डर के पीछे हैंक का हाथ हो सकता है क्योंकि वो सिनेमा हैंक का था। पर पुलिस हैंक को अरेस्ट नहीं कर पाती क्योंकि हैंक के अगेंस्ट कोई प्रूफ नहीं मिला था कि उन तीनों बच्चों का मर्डर हैंक ने करा है। पर वेरोनिका को पता था कि उस रात सिनेमा में क्या हुआ था, पर पुलिस को वेरोनिका और लिली दोनों ने कुछ नहीं बताया।
क्योंकि कोई उनकी बात का यकीन नहीं करता कि सिनेमा की स्क्रीन से एक म्यूटेंट बेबी बाहर आया जिसने डैडी फिल और उसकी बहन को कच्चा खा लिया। अब नेक्स्ट सीन में लेरॉय हैनलम, जिसके ऊपर पिछली रात अटैक हुआ था, उसकी फैमिली डेयरी शिफ्ट हो जाती है, जिसमें उसकी वाइफ शार्लेट हैनलम और उसका बेटा विल हैनलम होते हैं। और ये हैनलम फैमिली डिसेंडेंट होती है 8 पार्ट 1 से माइक हैनलम के। तो लेरॉय का बेटा विल मोस्ट प्रोबेबली माइक का फादर है और लेरॉय माइक हैनलम के ग्रैंडफादर हैं। अब घर के सेटल होने के बाद शार्लेट बाहर कुछ सामान लेने के लिए जाती है, जहाँ वो एक बच्चे को कुछ लड़कों से बचाती है जो उसको बुली कर रहे थे। पर वहाँ आसपास के लोग शार्लेट को बहुत वियर्ड और क्रीपी तरीके से देखते हैं और इन लोगों के पीछे पेनीवाइज का हाथ है। पेनीवाइज सिर्फ एक क्लाउन नहीं है, वो शेप शिफ्टर एंटिटी है जो कई करोड़ों साल पहले पृथ्वी पर गिरी थी। और जहाँ पेनीवाइज गिरा था उसी के ऊपर आज ये डेयरी शहर है और डेयरी शहर के नीचे पेनीवाइज का घर है। और पेनीवाइज हर 27 साल में 1 साल के लिए बाहर आता है शहर के बच्चों को खाने के लिए। और यहाँ पे मैट के साथ जो हादसा हुआ था और सिनेमा में जो हादसा हुआ था वो पेनीवाइज ही था, क्योंकि पेनीवाइज किसी भी शेप में ट्रांसफॉर्म होकर बच्चों को डरा सकता है। और यहाँ पे एक और सीन आता है, यहाँ हम देखते हैं स्टैचू को जो अभी बन रहा होता है और यही सेम स्टैचू 8 पार्ट 1 में था जिसको पेनीवाइज ने रिची को डराने के लिए इस्तेमाल करा था। अब दूसरी तरफ पेनीवाइज वेरोनिका को बेडशीट के अंदर ट्रैप कर लेता है। फिर जब वेरोनिका उस बेडशीट से बाहर आती है तो वो देखती है कि वो किसी औरत का पेट फाड़कर बाहर निकली है और वो औरत वेरोनिका की मम्मी होती है। पर रियलिटी में ये पेनीवाइज ही होता है जो वेरोनिका को अपना टारगेट बनाने वाला होता है और यहाँ वो वेरोनिका को खाने वाला होता है। पर यहाँ रूम में वेरोनिका के पापा आ जाते हैं और सब नॉर्मल हो जाता है। फिर नेक्स्ट डे वेरोनिका लिली को बताने जाती है कि पिछली रात उसके साथ क्या हुआ और स्कूल में लेरॉय का बेटा विल भी होता है जो हमारे एक लड़के रिच और वेरोनिका के साथ दोस्ती कर चुका होता है। अब इसी के साथ एक बार में हमें एक न्यू कैरेक्टर इंट्रोड्यूस होता है, डिक हैलोरन, जिसको एक सीक्रेट प्रोजेक्ट दिया गया होता है। डिक आर्मी का एक सोल्जर होता है और डिक के पास एक पावर होती है कि वो बुरी चीजों को काफी आराम से सेंस कर लेता है। अगर कोई सुपर नेचुरल पावर उसके आसपास है तो डिक को पता चल जाती है। अब डिक हैलोरन द शिनिंग मूवी का कैरेक्टर है जिसके पास यही पावर होती है कि वो दुर्घटना या कोई बुरी चीज होने से पहले ही उसको सेंस कर लेना। फिर उसी बार में पुलिस चीफ आता है, चीफ क्लिंट बावर्स, जो मोस्ट प्रोबेबली ग्रैंडफादर है 8 पार्ट 1 से हेनरी बावर्स का। क्लिंट पर वहाँ कुछ लोग प्रेशर डालते हैं हैंक को अरेस्ट करने के लिए, क्योंकि सबको लगता है कि हैंक ने ही सिनेमा में तीनों बच्चों को मर्डर करा है। फिर क्लिंट वहाँ बारटेंडर से कहता है डिक और उसके साथी की बात को चुपके से सुनने के लिए, पर डिक ये पहले से ही सेंस कर लेता है और अपने दोस्तों के साथ वहाँ से चला जाता है। फिर प्रेशर के अंदर क्लिंट लिली से दोबारा पूछताछ करता है कि क्या वेरोनिका के पापा उस टाइम सिनेमा में थे जब फिल, टेडी और फिल की बहन का मर्डर हुआ। पर लिली यहाँ अभी भी सच नहीं बताती कि उस रात असलियत में सिनेमा में क्या हुआ था, क्योंकि लिली की मॉन्स्टर वाली बात का कोई यकीन नहीं करेगा और उसको पागल मानकर जेनिफर हिल के मेंटल असाइलम भेज दिया जाएगा। और लिली पहले भी मेंटल असाइलम जा चुकी है अपने पापा की डेथ के बाद। लिली के पापा एक ब्रूटल एक्सीडेंट में मारे गए थे। लिली के पापा 4 की फैक्ट्री में काम कर रहे थे और उनके साथ वाले की गलती की वजह से वो मशीन में गिर गए और उनकी पूरी बॉडी 4 के साथ कट गई। तो उस ट्रॉमे की वजह से लिली को मेंटल असाइलम भेज दिया गया था। अब यहाँ पे क्लिंट लिली को जेनिफर हिल के मेंटल असाइलम भेजने की धमकी देता है और लिली यहाँ अपने आप को बचाने के लिए झूठ बोल देती है कि वेरोनिका के पापा उस टाइम सिनेमा में थे जब मर्डर हुआ था और तुरंत हैंक को अरेस्ट कर लिया जाता है। वेरोनिका लिली के घर जाती है पर लिली की मम्मी वेरोनिका को घर में नहीं घुसने देती। अब दूसरी तरफ लेरॉय एक आर्मी एजेंट मास्टर के पास जाता है जो जेल में होता है लेरॉय पर उस रात अटैक करने के इल्जाम में। पर लेरॉय टेस्ट में प्रूव कर लेता है कि मास्टर ने उस रात मेरे पर अटैक नहीं करा था। फिर लेरॉय जनरल शॉ के पास जाता है। फिर जनरल शॉ लेरॉय के सामने रिवील करता है कि उसी ने कल रात लेरॉय पर अटैक करवाया था। वो लेरॉय के लिए एक टेस्ट था। अब आता है मेन रिवील। जनरल शॉ लेरॉय से कहता है कि हम एक सीक्रेट प्रोजेक्ट पर काम कर रहे हैं जिसका नाम है मिशन प्रीसेप्ट। यहाँ जनरल शॉ का मानना है कि डेयरी में एक सुपरनेचुरल एंटिटी एग्जिस्ट करती है जो लोगों में इतना डर पैदा कर देती है कि लोग खुद की जान ले लें। और जनरल शॉ उस एंटिटी को कैप्चर करना चाहता है ताकि वो उसको अपने एनिमीज कंट्री के अगेंस्ट यूज कर सके। 1960 के टाइम में सारी कंट्रीज का मेन फोकस था न्यूक्लियर वेपन्स बनाना, पर जनरल शॉ न्यूक्लियर वेपन से भी और डेंजरस वेपन डिस्कवर करना चाहता था। अब यहाँ पे क्लियरली तो नहीं बताया गया कि जनरल शॉ पेनीवाइज के बारे में कितना जानता है, पर इतना जरूर पता चल गया है कि शॉ को इतना तो पता है कि डेयरी में एक सुपरनेचुरल एंटिटी एग्जिस्ट करती है जिसकी मेन पावर है लोगों के अंदर डर पैदा करना। और उस सुपरनेचुरल एंटिटी को यहाँ पे खोजने का काम कर रहा होता है डिक हैलोरन, जिसके पास सेंसेस होते हैं कि अगर कोई बुरी चीज उसके आसपास हो रही है तो उसको पता चल जाता है। और यहाँ पे खुदाई आर्मी उसी सुपरनेचुरल एंटिटी को ढूंढने के लिए कर रही थी। पर यहाँ पे डिक की तबीयत काफी खराब होती है। अब यहाँ पे या तो उसको सेंस हो चुका है पेनीवाइज के बारे में और एंजाइटी से उसको उल्टी हो रही है, या वो सच में बीमार है। पर यहाँ दूर कुछ नेटिव अमेरिकन देख रहे होते हैं कि आर्मी वाले यहाँ पे क्या कर रहे हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली नेटिव अमेरिकन को पेनीवाइज के बारे में पता है कि वो एक बहुत डेंजरस सुपरनेचुरल एंटिटी है, क्योंकि जब पेनीवाइज अर्थ पर क्रैश हुआ था तो नेटिव अमेरिकन ने पेनीवाइज को हराने की कोशिश करी थी, पर उनमें से एक भी पेनीवाइज को हरा नहीं पाया। तो इन नेटिव्स को पता है कि ये अपनी ही कबर खोद रहे हैं पेनीवाइज को ढूंढकर। अब दूसरी तरफ लिली एक सुपरमार्केट जाती है घर के लिए कुछ सामान लेने के लिए, पर वहाँ मार्केट में पेनीवाइज ऑलरेडी लोगों के जरिए लिली पर नजर रखे हुए था। फिर पेनीवाइज लिली को कैप्चर कर लेता है। फिर वहाँ 4 के 4 में से उसके पापा के कटे हुए बॉडी पार्ट्स दिखते हैं और फिर वो बॉडी पार्ट्स एक साथ जोड़कर लिली की तरफ आते हैं। फिर जब लिली बहुत ज्यादा डर जाती है तो पेनीवाइज सब नॉर्मल कर देता है। पेनीवाइज बच्चों को ज्यादा से ज्यादा डराने की कोशिश करता है, क्योंकि जितने बच्चे डरेंगे उतने टेस्टी वो पेनीवाइज के लिए होंगे। और एक और थ्योरी और है कि पेनीवाइज ने उस सिनेमा में लिली को इसलिए नहीं मारा
क्योंकि लिली के पास एक टर्टल है जो लिली को मैट ने दिया था। अभी टर्टल का पेनीवाइज से क्या रिलेशन है वो हम अलग किसी और वीडियो में बात करेंगे, मोस्ट प्रोबेबली पेनीवाइज के ओरिजिन वीडियो में। अब लिली के ऊपर अटैक के बाद लिली की मम्मी उसको जेनिफर हिल मेंटल असाइलम भेज देती हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि लिली को थेरेपी की जरूरत है। पर उस मेंटल असाइलम के लोग वियर्ड बिहेव करते हैं, जैसे पेनीवाइज वहाँ पर हो लिली का वेलकम करने के लिए। अब इसी तरफ शॉ लीरॉय को सीक्रेट प्रोजेक्ट के बारे में बता रहा था, तभी हमारा डिक हैलोरन आता है और शॉ से कहता है कि हमको सुपरनैचुरल एंटिटी को लेकर एक लीड मिली है। शॉ, लीरॉय और डिक हैलोरन डिगिंग साइट तक जाते हैं और वो डिस्कवर करते हैं एक कार जो जमीन के अंदर गड़ी हुई थी और उस कार के अंदर काफी लोगों के स्केलेटन मिलते हैं। अब मोस्ट प्रोबेबली ये वही गाड़ी है जिसमें मैट था जब उस पर अटैक हुआ था और स्केलेटन मैट का है। और ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। इस एपिसोड की शुरुआत होती है करंट टाइम 1962 से 54 साल पहले 1908 में। ये साल उनमें से एक था जिसमें पेनीवाइज 27 सालों में से एक साल के लिए बाहर आता है, तो इसका मतलब 8 चैप्टर 1 में पेनीवाइज अपीयर हुआ था 1989 में। फिर 27 साल पहले वो हाइबरनेशन से बाहर आया था 1962 में, जो लिली और वेरोनिका की टाइमलाइन है। फिर 27 साल और पीछे जाते हैं तो पेनीवाइज वेकअप हुआ था 1935 में, और 27 साल और पीछे जाते हैं तो पेनीवाइज वेकअप हुआ था 1908 में, जिसकी स्टोरी हम अभी देखने वाले हैं। यहाँ हम एक बच्चे फ्रांसिस को देखते हैं जो डेरी शहर में एक सर्कस में घूम रहा होता है। फिर वो जाता है हॉन्टिंग हाउस में जहाँ उसका सामना एक अबनॉर्मल क्रिएचर से होता है, पर वो वहाँ से भागकर बाहर आ जाता है। फिर वो रास्ते में कुछ बच्चों से पानी खरीदता है जो कि नेटिव अमेरिकन बच्चे होते हैं, और वहाँ पे एक लड़की रोज को उसकी गुलेल पसंद आ जाती है और तब से वो दोनों काफी अच्छे दोस्त बन जाते हैं। फिर एक दिन खेलते खेलते फ्रांसिस जंगल में कुछ ज्यादा अंदर चला जाता है और वहाँ पर उसका सामना वही अबनॉर्मल क्रिएचर से होता है जो रियलिटी में पेनीवाइज ही होता है। बस फ्रांसिस को डराने के लिए उसने ऐसी फॉर्म ले रखी है। वो फ्रांसिस को चेस करता है पर रोज वहाँ पर आकर उसको गुलेल से जख्मी कर देती है और उन दोनों को उस जंगल से निकलने का टाइम मिल जाता है। अब बैक टू करंट टाइमलाइन 1962। हैंक अभी भी फिल, डैडी और फिल की बहन के मर्डर के लिए जेल में होता है और वो बार बार बोलता है कि मैंने उन बच्चों का मर्डर नहीं करा है, पर क्लिंट बावर हैंक की बात का यकीन नहीं करता। दूसरी तरफ लिली को मेंटल असाइलम से डिस्चार्ज कर दिया जाता है ये बोल के कि अभी के लिए हमने मेडिसिन दे दी है, पर अगर दोबारा कोई लिली को मेंटल अटैक पड़ता है तो हमें लंबे टाइम के लिए उसको यहाँ रखना पड़ेगा। दूसरी तरफ वेरोनिका डिस्क्रिमिनेशन फेस करती है अपने पापा के झूठे मर्डर केस को लेके। फिर लिली वेरोनिका के पास आके कहती है कि मेरे साथ ग्रोसरी स्टोर में वही सेम चीज हुई जो तुम्हारे साथ तुम्हारे घर में हुई थी। फिर लिली एक प्लान बनाती है कि अगर दोबारा हमारे साथ वही इंसिडेंट होता है कि हमको कुछ अजीब चीजें दिखाई दे रही हैं तो हम सबूत के लिए उनकी फोटोज क्लिक कर लेंगे, और सबूत के होने से ये भी प्रूफ हो जाएगा कि वेरोनिका के पापा ने उन तीनों बच्चों का मर्डर नहीं करा है। जिसने मर्डर करा है वो कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है जो कोई भी फॉर्म ले सकती है। फिर वेरोनिका और लिली इस प्लान में ऐड कर लेते हैं विल हेलन को, क्योंकि विल को उस टाइम के कैमरे और फोटोग्राफी के बारे में नॉलेज थी, और विल के साथ इस प्लान में विल का दोस्त रिच भी ऐड हो जाता है। अब नेक्स्ट जनरल शॉ के पास रिपोर्ट आती है उस गाड़ी के बारे में जो उनको डिगिंग साइट से कल रात मिली थी, और रिवील होता है कि वो गाड़ी 1935 में एक इंसिडेंट हुआ था उस टाइम से जमीन में गड़ी हुई है। मतलब करंट साल 1962 से 27 साल पहले 1935 में पेनीवाइज ने उस गाड़ी में जितने भी लोग थे उनको अपना शिकार बना के उनको जमीन में दफना दिया। अब ये कैसे हुआ वो होपफुली नेक्स्ट एपिसोड में पता जरूर चलेगा। तो 1908 में पेनीवाइज अपीयर हुआ और उसने अटैक करा फ्रांसिस पर। फिर 27 साल बाद 1935 में पेनीवाइज दोबारा अपीयर हुआ और इस गाड़ी के लोगों पर अटैक करा और गाड़ी के साथ लाशों को भी दफना दिया। फिर 27 साल और आगे जाते हैं 1962 में पेनीवाइज फिर वेकअप हुआ और अटैक करता है मैट, फिल, टेडी और उसकी बहन पर। और अभी 1962 की स्टोरी और बाकी है। फिर पेनीवाइज दोबारा हाइबरनेशन में जाएगा और वेकअप होगा 1989 में जब वो जॉर्जी और पैट्रिक को अपना शिकार बनाता है। और फिर 27 साल और आगे जाते हैं तो वो दोबारा वेकअप होता है 2016 में, जहाँ लूजर क्लब पेनीवाइज को हमेशा के लिए जान से मार देते हैं। फिर शॉ डिक को हेलीकॉप्टर में भेजता है ताकि वो ऊपर से पूरे डेरी शहर में छुपी वो सुपरनैचुरल एंटिटी को ढूंढे, और हेलीकॉप्टर लीरॉय और उसका दोस्त रूसो उड़ा रहे थे। और यहाँ शॉ ने लीरॉय को बस एक काम दिया था, डिक को सेफ रखना, और जब वो सुपरनैचुरल एंटिटी सामने आए तो उसको कैप्चर करना। फिर डिक वो बॉक्स खोलता है जो शॉ ने लीरॉय को दिया था डिक के लिए, और उस बॉक्स में एक गुलेल होती है, और ये वही गुलेल है जो फ्रांसिस ने रोज को दी थी। फिर डिक जैसे ही उस गुलेल को छूता है तो उसके और पेनीवाइज के बीच में एक साइकिक कनेक्शन बन जाता है, और वो मेंटली ट्रांसपोर्ट हो जाता है डेरी के सीवेज में जब पेनीवाइज का घर है। और यहाँ डिक बहुत सारी बॉडीज को फ्लोट करते हुए देखता है। फिर डिक वहाँ एक वैगन देखता है जिसपे पेनीवाइज लिखा होता है, और ये सीन इट चैप्टर 1 में भी था। फिर उस वैगन से पेनीवाइज की ग्लोइंग आईज शो होती है जो डिक से पूछता है हु आर यू। फिर लीरॉय डिक को पकड़ता है जो अपने आप को प्लेन से नीचे फेंक के अपनी जान लेने वाला था, और डिक दोबारा होश में आता है। अब सीन शिफ्ट होता है एक रूम में जब बहुत सारे नेटिव अमेरिकन पीपल होते हैं, और यहाँ पे एक औरत हमें दिखाई जाती है जो 1908 से रोज होती है। वहाँ मीटिंग में सब नेटिव अमेरिकन डिस्कस करते हैं उस डिगिंग साइट को लेकर जो यूएसए मिलिट्री और एयरफोर्स डेरी में कर रही थी, और यहाँ पर ये सब उस खुदाई के अगेंस्ट थे। फिर रोज अपनी दुकान पे जाती है जहाँ उससे मिलने के लिए शॉ आता है, और यहाँ पे रिवील होता है कि ये फ्रांसिस शॉ है, वही बच्चा जिसको 1908 में रोज ने पेनीवाइज के अटैक से बचाया था। तो यहाँ शॉ पेनीवाइज का विक्टिम है, और मे बी इसलिए शॉ को पेनीवाइज के बारे में पता है कि डेरी में कोई सुपरनैचुरल एंटिटी है जो लोगों में डर पैदा करती है। शॉ वहाँ पे रोज से कहता है कि जब वो 1908 में डेरी से बाहर शिफ्ट हो गया था तो वो सब भूल गया,
उस पर उस एबनॉर्मल क्रिएचर का अटैक, एंड इवन वो रोज को भी भूल गया था। पर जैसे ही शॉ डैरी आया उस एंटिटी को कैप्चर करने के लिए, शॉ को सब धीरे धीरे याद आ गया और यही सेम लूजर क्लब के साथ हुआ था। डैरी के पास जाते ही वो पेनीवाइज को एक पल के लिए भूल गए थे, पर इट चैप्टर 2 में जब वो वापस आए थे तब उन्हें धीरे धीरे सब याद आने लगा था। तो यहाँ पे पेनीवाइज का काफी कंट्रोल है लोगों के माइंड के साथ। पेनीवाइज की बुरी मेमोरी सिर्फ डैरी तक है। डैरी के बाहर पेनीवाइज की मेमोरीज फेड होने लगती हैं, क्योंकि पेनीवाइज का ओरिजिन ही डैरी में है। वो आसमान से आकर वहीं गिरा था जहाँ पर आज डैरी शहर है। फिर वहाँ शॉ रोज से हेल्प मांगता है, क्योंकि रोज के पास हिस्ट्री की नॉलेज थी, एंड इवन पेनीवाइज की, क्योंकि नेटिव अमेरिकन पेनीवाइज का सामना कर चुके थे। पर रोज शॉ से कहती है कि मैं मीटिंग में डिस्कस करके बताऊंगी कि क्या करना है, और नेटिव अमेरिकन और पेनीवाइज के बीच का कनेक्शन होपफुली हमें आगे और डीपली पता चलेगा। फिर शॉ डिक से मिलने जाता है, जो शॉ को वार्न करता है कि उसने हमें ढूंढ लिया है सर। मुझे इस बात की बहुत खराब फीलिंग आ रही है कि अगर हम उस चीज़ को ढूंढते रहे तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। पर शॉ डिक की बात नहीं सुनता। अब नेक्स्ट लिली, वेरोनिका, विल और रिच एक ग्रेवयार्ड में बैठ के वेट कर रहे होते हैं कि कोई पैरानॉर्मल एक्टिविटी हो, और लिली फोटो में प्रूफ कैप्चर कर सके कि पैरानॉर्मल एक्टिविटी सच में डैरी शहर में हो रही है। फिर लिली और वेरोनिका वेट करते करते वहाँ से चले जाते हैं, और फिर रिच और विल भी वहाँ से चले जाते हैं। फिर उस ग्रेवयार्ड की ज़मीन फटने लगती है और फिल, डैडी और उसकी बहन की बॉडी बाहर आ जाती है, और लिली जल्दी फोटो क्लिक कर लेती है। फिर चारों भागकर स्कूल आ जाते हैं, जहाँ ये फोटोज को कैमरा से बाहर निकालते हैं, और ग्रेवयार्ड में जो भी पैरानॉर्मल एक्टिविटी हुई उसकी फोटोज लिली के पास आ जाती हैं। पर एक फोटो जो विल ने खींची थी उसमें ये चारों एक जोकर को देखते हैं, जो होता है पेनीवाइज द क्लाउन। और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। सो प्रीवियस एपिसोड इस नोट पे एंड हुआ था कि विल, वेरोनिका, लिली और रिच फोटोज क्लिक कर चुके थे कि उनके साथ कुछ एबनॉर्मल एक्टिविटी हो रही है, और सिनेमा में उन बच्चों के मर्डर के पीछे हैंक का कोई हाथ नहीं है, बल्कि एक मॉन्स्टर का हाथ है। फिर जब ये चारों फोटोज लेकर क्लिंट पावर्स के पास जाते हैं तो वहाँ सारी फोटोज चेंज हो चुकी होती हैं। सारी फोटोज नॉर्मल लगती हैं सिवाय एक फोटो के जिसमें पेनीवाइज था। पर क्लिंट उस फोटो को एक स्टैचू की फोटो समझता है, और लिली और बाकी सबको बहुत बुरी तरह डांटता है। नेक्स्ट सीन में विल अपनी मॉम शार्लेट के साथ ये बात डिस्कस करता है कि पिछली रात कब्रिस्तान में हम पर किसी ने अटैक करा था, और विल अपनी मॉम को शुरुआत से लेकर सब कुछ बता देता है कि सिनेमा में बच्चों का मर्डर हुआ है, और वेरोनिका के पापा उस मर्डर के झूठे इल्जाम में जेल में हैं। फिर विल का माइंड हल्का करने के लिए शार्लेट लेरॉय को विल को फिशिंग पर ले जाने के लिए बोलती है। नेक्स्ट डे लेरॉय और विल फिशिंग कर रहे होते हैं, पर जैसे ही लेरॉय चारा लेने के लिए जाता है तो विल को पानी में पेनीवाइज खींच लेता है, जो इस बार विल के पापा लेरॉय की फॉर्म में था। पेनीवाइज विल को धमकाता है कि तू भी बुरी तरह जल के मरेगा। अब जो पेनीवाइज ने ये बात बोली है वो अनफॉर्चुनेटली सच है। विल हैलम की डेथ जलकर होगी, और ये बात कंफर्म है क्योंकि विल हैलम माइक हैलम का डैड है, और इट चैप्टर 1 में हमें यह बताया गया था कि माइक हैलम के पेरेंट्स जल के मर गए थे। फिर लेरॉय भागता हुआ विल के पास आता है और देखता है कि उसके हाथ पर जलने के निशान है, और लेरॉय को वहाँ रेड बैलून दिखता है। फिर लेरॉय जाता है डिक हैलोरन के पास और उससे इस प्रोजेक्ट प्रीसेट के बारे में पूछता है कि ये प्रोजेक्ट आखिरकार है क्या, हम ऐसी कौन सी चीज़ इस छोटे से शहर में ढूंढ रहे हैं। पर डिक लेरॉय को वार्न करता है कि जितना तुम ना जानो उतना तुम्हारे लिए बेटर है। फिर लेरॉय डिक को बताता है कि विल पर फिशिंग के टाइम किसी ने अटैक करा था, और विल बहुत घबरा गया है। वो बार बार एक ही बात बोल रहा है कि डैरी शहर में कोई ईविल एंटिटी है। अब नेक्स्ट शार्लेट हैंक से मिलने के लिए जाती है, जो हैंक को श्योर करती है कि वो हैंक पर लगे हुए झूठे मर्डर के एलिगेशन हटवा देगी। पर शार्लेट को यहाँ पे सच जानना जरूरी था कि हैंक उस रात कहाँ पे था जब सिनेमा में उन बच्चों का मर्डर हुआ था, क्योंकि हैंक यहाँ पे सच में घर पे नहीं था जहाँ उसने होने का दावा करा था। फिर हैंक शार्लेट से कहता है कि वो एक औरत के साथ था, और वो भी वाइट मैरिड वुमेन। पहले के टाइम में ब्लैक एंड वाइट को लेकर डिस्क्रिमिनेशन बहुत ज़्यादा होता था, तो अगर पुलिस को पता चल जाता कि हैंक वाइट मैरिड वुमेन के साथ था तो हैंक का इनकाउंटर कर दिया जाता। अब नेक्स्ट सीन में विल लिली, वेरोनिका और रिच को बताता है कि उसके साथ रिवर के पास क्या हुआ। वहाँ विल रियलाइज करता है कि अगर वो ईविल क्रिएचर हमें मार सकता है तो हमें मार क्यों नहीं देता, कोई तो रीज़न होगा कि वो बस हमें डराता है। फिर विल के दिमाग में बात आती है कि कुछ शिकारी जानवरों को अपने शिकार को डराना अच्छा लगता है, क्योंकि अगर ह्यूमन बॉडी ज़्यादा से ज़्यादा डर महसूस करेगी तो बॉडी में एक हार्मोन रिलीज होता है जिसका नाम है एड्रेनलिन। उस एड्रेनलिन के रिलीज होने से बॉडी और ज़्यादा टेस्टी बन जाती है प्रेडेटर्स के लिए। तो इसलिए पेनीवाइज भी ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों को डराता है, क्योंकि अडल्ट के कंपैरिजन में बच्चों को डराना बहुत आसान है। इसलिए पेनीवाइज के लिए फर्स्ट प्रायोरिटी बच्चे होते हैं, और जब बच्चे सबसे ज़्यादा डर जाते हैं तो एड्रेनलिन का टेस्ट पेनीवाइज को और ज़्यादा टेस्टी लगता है। फिर लिली के पास एक आइडिया आता है अपना डर कम करने का, और वो कुछ गोलियाँ निकालती है जो मोस्ट प्रोबेबली ड्रग्स होती हैं, जिससे बॉडी काम रहे और घबराए ना। और इसका बेस्ट एग्जांपल है थैनोस। नहीं, अवेंजर्स इन्फिनिटी वॉर वाला नहीं, स्क्विड गेम सीजन 3 वाला थैनोस, जो ड्रग पिल्स लेता था गेम्स के बीच में अपने डर कम करने के लिए। अब स्कूल में लिली की दोस्त मार्च उसके साथ एक प्रैंक करती है ताकि लिली पूरे स्कूल के सामने एम्बैरेस फील करे, पर अचानक से मार्च की आंखें फटकर बाहर आने लग जाती हैं जैसे स्नेल्स की आंखें होती हैं। फिर मार्च भागकर एक रूम में जाती है और चेन सॉ से अपनी आंखें काट देती है। ये सीन काफी ब्रूटल होता है। फिर आंखें काटने के बाद वो अपने आप को और नुकसान पहुंचाने वाली थी। फिर लिली वहाँ आकर उसको रोकती है, पर तभी वहाँ सारे बच्चे आ जाते हैं। लिली के हाथ में पेचकस होता है और वो मार्च के ऊपर होती है। अब सिंपल सा सबको लगता है कि लिली ने उस पेचकस से मार्च की आंख फोड़ दी है, और लोग पहले से लिली को पागल समझते हैं और अब और समझने लगेंगे, और मार्च की आंख में भी सच में फट चुकी है।
अब नेक्स्ट हीरो को जो पता चलता है कि शार्लेट हैंग नाम के आदमी की मदद कर रही है, तो वो शार्लेट को मना करता है कि तुम इन सब मामलों से दूर रहो। अब उसी रात विल अपने टेलीस्कोप से देखता है पेनीवाइज को, जो उसको देख रहा होता है। फिर लीरॉय रूम में आता है और विल उसको बताता है कि कोई मुझे देख रहा है। लीरॉय भागकर बाहर जाता है और बाहर वो सेम वही रेड बैलून देखता है जो उसने रिवर के साइड देखा था। लीरॉय तुरंत शॉ के पास जाता है कि आखिरकार यहाँ पे चल क्या रहा है। शॉ लीरॉय को एक रूम में ले जाता है जहाँ डिक हैलोरन होता है और डिक के साथ एक नेटिव अमेरिकन बैठा होता है जो डिगिंग साइड पर नजर रखते हुए पकड़ा गया था, और उस नेटिव अमेरिकन का नाम होता है टैनियल। यहाँ डिक को ऑर्डर मिला था अपनी साइकिक पावर से टैनियल के अंदर से उस एंटिटी के बारे में सारी जानकारी निकालने का। पहले डिक आराम से समझाता है पर टैनियल नहीं मानता। फिर डिक टैनियल के दिमाग में घुसता है और उसकी मेमोरी के अंदर झांकता है, जहाँ वो रोज बनकर छोटे टैनियल से इस मॉन्स्टर के बारे में पूछता है। एंड थिंग्स यहाँ से डार्क टर्न लेना स्टार्ट कर देती हैं। यहाँ पे हमें पता चलता है पेनीवाइज का ओरिजिन। पेनीवाइज कई अरबों साल पहले एक मीटियोर के अंदर बंद होकर धरती पे गिरा था, और जिस मीटियोर के अंदर पेनीवाइज था वो मीटियोर पेनीवाइज का एक तरह का पिंजरा था। पर पृथ्वी से टकराने के बाद वो पिंजरा खुल गया और वो एंटिटी बाहर निकल आई, और डेडलाइट ही उस एंटिटी की रियल फॉर्म है। पेनीवाइज बस एक क्लाउन है जो फॉर्म इट ने ले रखी है। इट तब तक शांत रहा जब तक नेटिव अमेरिकन के पहले पूर्वज न पैदा हो गए। जैसे ही इंसान पृथ्वी पर पैदा होने लगे, इट जाग गया और वो जानवरों का शिकार करने लगा। नेटिव अमेरिकन के पूर्वजों ने उस मीटियोर का एक टुकड़ा तोड़ लिया जिसमें वो एंटिटी पृथ्वी पर आई थी। वो टुकड़ा उन नेटिव अमेरिकन का एक लौता वेपन था जो इट के अगेंस्ट यूज करा जा सकता था। तो उन्होंने डिसाइड करा कि हम उस एंटिटी को डिस्टर्ब नहीं करेंगे और ना उसके इलाके में जाएंगे। पर कुछ साल बाद और इंसान पृथ्वी पर पैदा होने लगे और वो उस एंटिटी की टेरिटरी में घुस गए, और उस एंटिटी ने सबको अपना शिकार बना लिया और ह्यूमन फ्लैश खाकर वो एंटिटी और ज्यादा पावरफुल हो गई। फिर नेटिव्स एक कोशिश करते हैं उस एंटिटी को हमेशा के लिए कैप्चर करने की। वो उस मीटियोर के और टुकड़े लेने चाहते हैं, पर वो एंटिटी उन नेटिव्स को रोकने के लिए उनके सबसे बड़े डर का इस्तेमाल करके सबको एक एक करके मार देती है। फिर काफी मेहनत के बाद कुछ नेटिव्स उस गुफा तक पहुंच जाते हैं जहाँ पर वो एंटिटी गिरी थी, और उस मीटियोर के कुछ टुकड़े अपने साथ ले जाते हैं। फिर वो उस मीटियोर को एक बहुत बड़ी जगह के चारों ओर जलाकर जमीन में गाड़ देते हैं, जिससे वो एंटिटी उस जगह को पार ना कर सके जहाँ वो मीटियोर के पत्थर जलाए गए थे। तो यहाँ पे डिक को एक बात पता चल चुकी थी कि उस मीटियोर के स्टोन्स का इस्तेमाल कर सकते हैं उस एंटिटी को कैप्चर करने के लिए। फिर टैनियल डिक को दिखाता है कि वो मीटियोर कहाँ गिरा था, और वो जगह होती है पेनीवाइज का पुराना घर नीबोल्ट स्ट्रीट में। इस जगह के नीचे उस मीटियोर का मलबा है और उस मीटियोर के ऊपर ये पूरा डेरी शहर है। एपिसोड की शुरुआत होती है डिक से, जो जान चुका होता है कि वो पिलर्स कहाँ पर हैं, जो पेनीवाइज की एक लौती कमजोरी है जिससे ये लोग पेनीवाइज को कैप्चर कर सकते हैं। पर डिक ये इन्फॉर्मेशन निकाल रहा था टैनियल के दिमाग से, पर ज़्यादा देर टैनियल के दिमाग में रुकने से टैनियल की कंडीशन खराब हो जाती है और उसको जल्दी से वहाँ से ले जाते हैं। फिर डिक शॉ से कहता है कि मुझे पता चल चुका है कि उसको कैसे पकड़ना है। अब नेक्स्ट लिली की दोस्त मार्च की आँख सच में कट चुकी थी, पर यहाँ वो लिली की रेपुटेशन बचा लेती है और सबको बता देती है कि लिली ने कुछ नहीं करा है, क्योंकि लास्ट एपिसोड में सबने लिली के हाथ में स्क्रू ड्राइवर देखा था और वो मार्च के ऊपर थी, तो सबको लगा कि लिली ने मार्च की आँख फोड़ दी है। फिर ये चारों अपनी रेगुलर जहाँ मिलते हैं वहाँ पे जाते हैं, जहाँ पे इनको मैट मिलता है जिसकी स्किन एकदम पेल होती है। मैट इन चारों को बताता है कि वो बड़ी मुश्किल से पेनीवाइज से बचकर भागकर यहाँ पर आया है और फिल अभी भी जिंदा है। अब इतना तो हम सब जानते हैं कि पेनीवाइज किसी भी चीज़ का रूप लेकर अटैक कर सकता है, तो सिनेमा में वो पेनीवाइज था जिसने फिल, उसकी बहन और टेडी पे अटैक करा था, तो उनकी बॉडी नीचे सीवर में ही है, पर फिल पता नहीं अभी भी कैसे जिंदा है। फिर सारे मिलकर एक प्लान बनाते हैं कि हम नीचे सीवर में जाकर फिल को बचा सकते हैं। अगर मैट वहाँ से भाग कर आ सकता है तो हम फिल को भी बाहर ला सकते हैं। अब नेक्स्ट लीरॉय को सब एक्सप्लेन करता है कि इंसानों के पैदा होने से पहले एक मीटियोर पृथ्वी पर गिरा था, पर उस मीटियोर के अंदर एक सुपर नेचुरल एंटिटी बंद थी जो पृथ्वी पर गिरने से आज़ाद हो गई। वो मीटियोर उस एंटिटी का पिंजरा था। फिर नेटिव अमेरिकन ने उस मीटियोर के 12 टुकड़े बहुत बड़े जंगल के चारों ओर दफना दिए और उस जंगल में उस एंटिटी को बंद कर दिया, और उस जंगल के ऊपर आज ही डेरी शहर है। तो वो एंटिटी इन 12 पत्थरों की वजह से, जिसको डिक पिलर्स बोल रहा है, डेरी शहर नहीं छोड़ सकती। तो शॉ यहाँ पे चाहता है कि लीरॉय और डिक उन पिलर्स को ढूंढे ताकि ये लोग उस एंटिटी को कैप्चर कर सकें, और उन पिलर्स तक जाने का रास्ता होता है पेनीवाइज के पुराने घर के नीचे से, जो 29 नीबोल्ट स्ट्रीट में है। अब दूसरी तरफ रोज को जो पता चलता है कि डैनियल अब शॉ के कब्जे में है, तो वो तुरंत अपने घर जाती है और अपने लॉकर से निकालती है एक पिलर जो उस मीटियोर का टुकड़ा था जिससे पेनीवाइज अर्थ में गिरा था। अब ऑब्वियसली शुरुआत से नेटिव अमेरिकन ही अमेरिका में रहते थे और सिर्फ उन्होंने शुरुआत में सुपरनेचुरल एंटिटी का सामना करा था, तो जनरेशन टू जनरेशन ये पिलर नेटिव अमेरिकन में पास ऑन हुए और अब वो रोज के पास है। रोज शॉ के पास आती है और उसको समझाती है कि तुम बहुत बड़ी बेवकूफ़ी करने जा रहे हो, तुम उस क्रिएचर को पकड़ नहीं सकते हो। पर शॉ रोज की बात को नहीं सुनता। फिर रोज टैनियल के पास जाती है और उसको वो पिलर देती है, क्योंकि शॉ टैनियल को सोल्जर के साथ भेजने वाला था ताकि वो उनको गाइड करके पिलर्स तक ले जा सके। अब शॉ सोल्जर्स, लीरॉय, डिक, टैनियल और लीरॉय के दोस्त पॉली रूसो को भेजता है उन पिलर्स को लाने के लिए। वो पुराने कुएं से होकर नीचे सीवर सिस्टम में जाते हैं, पर नीचे टैनियल हैड अदर प्लान्स। वो सोल्जर्स को धोखा देकर वहाँ से भाग जाता है और भागते भागते उससे वो पिलर का टुकड़ा गिर जाता है जो उसको रोज ने दिया था। अब दूसरी तरफ लिली, मैट और बाकी सब फिल को बचाने के लिए सीवर में आ चुके होते हैं,
और दूसरी तरफ पेनीवाइज दो सोल्जर्स को मार देता है और डिक को उसकी पास्ट मेमोरीज में ट्रैप कर देता है, जहाँ वो अपनी ग्रैंड मदर और अपने अब्यूसिव ग्रैंड फादर को फेस करता है। जहाँ उसके अब्यूसिव ग्रैंड फादर एक बॉक्स ओपन कर देते हैं, जिसके खुलने से डिक बहुत डरता था और उस बॉक्स में डिक की बुरी मेमोरीज बंद होती हैं। दूसरी तरफ पेनीवाइज लेरॉय को शार्लेट का विजन दिखाता है, पर पॉली को कुछ भी नहीं दिख रहा था। फिर पेनीवाइज वहाँ से चला जाता है। अब दूसरी तरफ सीवर में लिली और बाकी सबको फिल, उसकी बहन, टेडी और मैट की डेड बॉडी दिखती है। और यहाँ पे ये सब देखते हैं कि पेनीवाइज ने मैट का रूप ले रखा था, जो झूठ बोलकर इन सबको सीवर तक ले आया था, क्योंकि फिल, मैट और सब उसी रात मर चुके थे जिस दिन इन सब पर अटैक हुआ था। फिर ये सब भागते हैं, पर लिली पीछे रह जाती है। अब दूसरी तरफ लेरॉय को समझ में आ गया था कि जिस चीज़ को हम यहाँ पकड़ने के लिए आए हैं वो इल्यूजन दिखा सकता है, तो अगर नेक्स्ट टाइम कोई ऐसी चीज़ हमें दिखी जो यहाँ पे नहीं होनी चाहिए तो उसको देखते के साथ ही गोली मार देनी है। फिर वहाँ पर विल और बाकी सब आ जाते हैं और लेरॉय इल्यूजन समझकर विल को गोली मारने वाला होता है, पर पॉली बीच में आ जाता है, क्योंकि उसको पता चल गया था कि विल असली है और वो गोली पॉली को लग जाती है और वो यहाँ पे मारा जाता है। ये मेरे लिए वन ऑफ द सैडेस्ट डेथ है अभी तक की सीरीज की। फिर लेरॉय सबको यहाँ से निकलने के लिए बोलता है और पॉली की डेड बॉडी लेकर वहाँ से निकलता है। दूसरी तरफ लिली फंस चुकी होती है और पेनीवाइज लिली को पकड़ लेता है और उसकी तरफ आता है, पर वो बीच में रुक जाता है, क्योंकि लिली और पेनीवाइज के बीच में होता है वो पिलर जो डैनियल से गिर गया था, और पेनीवाइज लिली के पास नहीं आ पाता और वहाँ से चला जाता है। अब नेक्स्ट हम एक औरत को देखते हैं, मिसिस कर्श, जो जूनिपर हिल असाइलम में नर्स होती है और लिली की दोस्त होती है। और जब कर्श अपनी कार में जाती है तो वहाँ पर वो देखती है हैंक ग्रोगन को, जो जेल से भाग चुका होता है। हैंक को बड़े जेल में शिफ्ट करा जा रहा था, पर जिस बस में वो जा रहा था उस बस का एक्सीडेंट हो जाता है और हैंक भागकर मिसिस कर्श के पास आ जाता है। अब मिसिस कर्श ही क्यों, तो मिसिस कर्श वही वाइट वुमेन होती है जिसके साथ हैंक उस रात था जब सिनेमा में बच्चों का मर्डर हुआ था। फिर मिस कर्श शार्लेट के पास आकर उनको हैंक के बारे में बताती है कि वो मेरे साथ है। अब नेक्स्ट हम देखते हैं कि डिक उस सीवर से बाहर आ जाता है और वो देखता है पॉली को, जो ज़ॉम्बी बन चुका होता है। अब यहाँ ये पॉली की डेड स्पिरिट होती है, जो डिक हैलोरन अपनी पावर से देख पा रहा था, क्योंकि उस बॉक्स में जो उसके अब्यूसिव ग्रैंड फादर ने खोला था उसमें डिक की बुरी मेमोरीज के साथ डिक की पावर्स भी बंद थी, जो उसने बंद करी थी, क्योंकि इतनी पावर डिक के माइंड के लिए ठीक नहीं थी। तो अब वो बॉक्स ओपन हो चुका है, तो डिक पॉली की डेड स्पिरिट को देख पा रहा है और यहाँ पे ये एपिसोड एंड हो जाता है। एपिसोड की शुरुआत होती है करंट टाइमलाइन 1962 से 27 साल पहले 1935 में। यहाँ जूनिपर हिल असाइलम में हम एक लड़की को देखते हैं जिसकी देखरेख मिसिस कर्श कर रही होती है, क्योंकि मिसिस कर्श इसी असाइलम में एक नर्स हैं। वो लड़की मिसिस कर्श को बताती है कि एक जोकर ने मेरे को बेसमेंट में आने के लिए कहा है। फिर कर्श यहाँ उस लड़की को बेसमेंट में ले जाती है, जहाँ पेनीवाइज ऑलरेडी मौजूद होता है। अब स्टोरी शिफ्ट होती है करंट टाइम 1962 में। यहाँ पे लेरॉय शार्लेट और विल को डेयरी से बाहर ले आया था, क्योंकि पेनीवाइज डेयरी के बाहर लेरॉय की फैमिली तक नहीं पहुंच पाएगा। पर विल यहाँ डेयरी में अपने दोस्तों के पास जाने की जिद करता है और लेरॉय गुस्से में विल को थप्पड़ मार देता है, पर विल फिर भी जबरदस्ती अपने दोस्तों के पास आ जाता है, जहाँ लिली सबको उस पत्थर का टुकड़ा दिखाती है, जिसको देखकर पेनीवाइज डर गया था और वहाँ से चला गया था। पर वहाँ लिली और वेरोनिका के बीच में बहस हो जाती है, क्योंकि पिछली बार लिली के कहने पर ये सब सीवर में गए थे, जहाँ सबके सब पेनीवाइज का ब्रेकफास्ट बनते बनते रह गए। अब दूसरी तरफ डिक अपने कैबिन में जाता है, जिसको ब्लैक स्पॉट बोलते हैं। वहाँ पे डिक का दिमाग उस बॉक्स से खुलने से अभी भी बुरी तरह घूम रहा था, क्योंकि उस बॉक्स के अंदर कैद बुरी मेमोरीज एक साथ डिक के दिमाग को अफेक्ट कर रही थी। वहाँ डिक देखता है हैंक ग्रोगन को, जिसको शार्लेट ने छुपाने के लिए डिक के दोस्तों को कहा था, ताकि 2 दिनों के अंदर वो अरेंजमेंट कर सके हैंक को डेयरी से बाहर निकालने के लिए। दूसरी तरफ पेनीवाइज दूसरी बार लिली के पापा बन के लिली को डराता है। फिर लिली जल्दी से मिसिस कर्श के घर में जाती है, क्योंकि उसने वेरोनिका से झगड़ा कर लिया था और मिसिस कर्श लिली की दोस्त थी। वहाँ लिली देखती है पेनीवाइज की फोटो को, और ये वही जोकर था जिसने सीवर में लिली पर अटैक करा था। अब यहाँ पे एक बहुत बड़ा खुलासा होता है कि पेनीवाइज दरअसल में मिसिस कर्श के पापा हैं, और वो पेनीवाइज जो इंसान है, ना कोई सुपरनेचुरल एंटिटी। पेनीवाइज का असली नाम बॉब ग्रे था, जो 1908 में एक सर्कस में जोकर था, पर बॉब अचानक से एक रात गायब हो गया, और तब से मिसिस कर्श अपने पापा जो पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन थे उनको ढूंढ रही है। तो इसलिए 1935 में जब वो जूनिपर हिल में एक लड़की के मुंह से सुनती है कि कोई पेनीवाइज नाम का जोकर उसको बेसमेंट में आने के लिए बोल रहा है, तो वो उस लड़की को बेसमेंट में ले जाती है इस उम्मीद में कि वो अपने पापा से दोबारा मिल पाएगी। फिर उस बेसमेंट में पेनीवाइज आ जाता है और वहाँ वो उस लड़की पर अटैक कर देता है और कर्श के सामने उस लड़की को कच्चा खा जाता है। मिसिस कर्श लिली को बताती है कि वो लिली के दोस्तों पर और लिली पर नजर रख रही थी, ताकि उसके पापा पेनीवाइज सामने आए और वो उनको घर ले जाए। और जिसकी फोटो विल ने उस ग्रेवयार्ड में क्लिक करी थी वो पेनीवाइज नहीं था, वो मिसिस कर्श थी, और उस रात भी वो मिसिस कर्श थी जब विल ने अपने टेलीस्कोप से पेनीवाइज को देखा था। तो मतलब 1908 से जब से उसके पापा बॉब ग्रे गायब हुए, तब से अब तक मिसिस कर्श अपने पापा को ढूंढ रही है। फिर लिली ये बातें सुन के बहुत डर जाती है और वहाँ से भाग जाती है। अब नेक्स्ट शार्लेट वेरोनिका और विल को ब्लैक स्पॉट ले जाती है, जब वेरोनिका अपने पापा से फाइनली मिल पाती है। और आज रात इसी ब्लैक स्पॉट पर डिक के दोस्त एक पार्टी रखने वाले थे, जहाँ मार्च, रिच, वेरोनिका, विल सब होते हैं। अब दूसरी तरफ क्लिंट बावर टाउन के लोगों के साथ मिलकर हैंक ग्रोगन को मारने का प्लान बनाता है, और क्लिंट को पता था कि हैंक ब्लैक स्पॉट पर छुपा हुआ है, और क्लिंट को एक औरत ने बताया था कि हैंक ब्लैक स्पॉट पर है।
और वो औरत मोस्ट प्रोबेबली मिसेस कर्श हो सकती है, क्योंकि अब ब्लैक स्पॉट पर खून खराब होने वाला है और जहाँ खून खराब होगा वहाँ पेनीवाइज भी आएगा। तो मिसेस कर्श अपने पापा को सामने लाने के लिए हैंक को सेक्रीफाइस करने के लिए रेडी है। अब ब्लैक स्पॉट में रिच अपनी ड्रम बजाने की क्वालिटी दिखाता है और अपनी क्रश मार्च को इम्प्रेस कर देता है। और हाँ, रिच मार्च को बहुत पसंद करता है, पर तभी वहाँ मास्क पहने हुए क्लिंट बावर और लोकल लोग आ जाते हैं और ब्लैक स्पॉट को चारों तरफ से घेर लेते हैं और ये एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है। एपिसोड शुरू होता है 1908 से। यहाँ हम देखते हैं बॉब ग्रे को, जो एक सर्कस में एक जोकर होता है, पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन। वो अपनी परफॉर्मेंस से बच्चों को खूब एंटरटेन करता है और वो बहुत इनोसेंट और स्वीट बंदा होता है। शो के बाद हम उसकी बेटी को देखते हैं, इनग्रिड कर्श। यहाँ में पता चलता है कि बॉब ग्रे जो पेनीवाइज है वो अपनी वाइफ के साथ सर्कस में शोज करता था। बॉब का स्टेज नेम था पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन और बॉब की वाइफ का नाम था पेरी विंकल। पर बीच में बॉब की वाइफ की डेथ हो गई और बॉब अपनी बेटी इंग्रिड कर्श को पालने के लिए पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन बनकर छोटे मोटे सर्कस में शोज करने लगा। और यही सबसे सैडेस्ट बात है एक जोकर की, उसकी लाइफ में कितनी भी मुसीबत क्यों ना हो पर उसके चेहरे पर हमेशा हंसी दिखाई देती है। फिर एक रात शो से पहले बॉब ग्रे के पास एक बच्चा आता है जो होता है इट, वही सुपरनेचुरल एंटिटी जो उस मीटियोर में कैद होकर मिलियन साल पहले धरती पर गिरी थी। और 1908 उस एंटिटी का खाने का साल होता है। फिर इट बॉब से हेल्प मांगता है ताकि बॉब उसकी मम्मी की हेल्प कर सके, जिसकी चीखने की आवाज जंगल में से आ रही थी। और बॉब यहाँ अपनी लाइफ की सबसे बड़ी गलती कर देता है, वो उस एंटिटी के साथ जंगल में चला जाता है, जहाँ वो एंटिटी बॉब को जान से मार के खा जाती है और पेनीवाइज का टाइटल और उसकी पर्सनैलिटी को अपना मेन अपीयरेंस बना लेती है। और यहाँ से जन्म होता है पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का, जो बच्चों के डर पर फीड करता है। अब उस एंटिटी ने बॉब की पर्सनैलिटी इसलिए ली क्योंकि बच्चे जोकर की तरफ अट्रैक्ट होते हैं, तो उनको शिकार बनाना आसान हो जाता है। और ऐसे करते करते 1935 में, 1962 में, 1989 में और 2016 में वो एंटिटी बॉब की पर्सनैलिटी पेनीवाइज द डांसिंग क्लाउन का यूज करती रही बच्चों को शिकार करने के लिए। फिर कर्श को भी थोड़ी देर बाद पता चल जाता है कि उसके पापा को किसी ने जंगल में मार दिया है और लोग यहाँ पे ये अज्यूम करते हैं कि मे बी कोई जंगली भेड़िया होगा जिसने बॉब ग्रे को मारा है। अब स्टोरी मूव होती है 1962 में, जब ब्लैक स्पॉट पर क्लिंट बावर्स अपने साथ के लोकल लोगों को लेकर आ चुका होता है ताकि वो हैंक रोगन को जान से मार सके। और इन लोकल लोगों में फिल के पापा भी थे, क्योंकि उन्हें लग रहा था कि हैंक ने फिल को सिनेमा में मारा है, तो वो रिवेंज के लिए हैंक रोगन की जान के दुश्मन बन चुके थे। फिर वहाँ ब्लैक स्पॉट पर दोनों तरफ के लोग एक दूसरे पे बंदूकें तान देते हैं। फिर क्लिंट और उसकी टीम सबको ब्लैक स्पॉट में बंद करके बाहर से आग लगा देती है और धीरे धीरे करके पूरे ब्लैक स्पॉट पर आग फैलने लगती है। बहुत लोग गोली लगने की वजह से मर जाते हैं और बहुत लोग जलकर। और इतनी क्योस में पेनीवाइज भी वहाँ पे आ चुका होता है, जो अपना काम शुरू करता है लोगों को खाने का। और एक तरह से क्लिंट बावर और उसकी टीम में इतनी नफरत पेनीवाइज ने ही डाली है, क्योंकि पेनीवाइज ऐसा कर सकता है, वो लोगों को इजीली मैनिपुलेट करके कुछ भी करवा सकता है। और इसका सबसे बड़ा एग्जांपल है क्लिंट बावर्स का पोता हेनरी बावर, जिसको पेनीवाइज ने ऐसा मैनिपुलेट करा कि वो लूजर क्लब को मारने के लिए किलिंग स्प्री पर निकल गया था। अब ब्लैक स्पॉट पर डिक को एक मरी हुई नेटिव अमेरिकन की सोल दिखती है, जिसका नाम होता है सेस्की, और वो डिक की हेल्प करती है वेरोनिका, हैंक और विलियन तीनों को सेफली बाहर निकालने में। पर रिच और मार्च अंदर फंस जाते हैं और रिच जल्दी से मार्च को कंटेनर में सेफली डाल देता है और खुद बाहर रुक जाता है और वो मार्च को गुड बाय कहकर सफोकेशन से मर जाता है। ये भी काफ़ी सैडेस्ट डेथ थी सीरीज की। अब ब्लैक स्पॉट के बाहर क्लिंट बावर्स और सब जा चुके थे, पर एक बंदा निकल नहीं पाया था जिसका नाम था स्टैनली, और ये मिसेस कर्श का हस्बैंड था। फिर वह मिसेस कर्श भी आ जाती है अपनी क्लाउन वाली कॉस्ट्यूम पहनकर, और वहाँ पेनीवाइज आकर स्टैनली का सर बीच से काट देता है और कर्श के सामने उस कटे हुए सर को कच्चा खाने लगता है। ये देखकर मिसेस कर्श को समझ में आ जाता है कि ये मेरे पापा नहीं है। फिर पेनीवाइज मिसेस कर्श से कहता है कि मैं तुम्हारे पापा को कच्चा खा गया, वो अभी भी मेरे अंदर जिंदा है और वो तुम्हें बुला रहे हैं। और पेनीवाइज मिसेस कर्श को डेड लाइट दिखाता है और मिसेस कर्श कोमा स्टेट में चली जाती है। अबे डेड लाइट्स पेनीवाइज की रियल फॉर्म है। पेनीवाइज जितने लोगों को या बच्चों को खाता है, तो वो भाई सिर्फ उन्हें खाता नहीं, उनकी सोल्स को डेड लाइट्स में ट्रैप कर लेता है, जहाँ वो नेवर एंडिंग टाइम में फंस जाते हैं, जहाँ टाइम आगे नहीं बढ़ता और हमेशा के लिए डेड लाइट्स में फंसे रहते हैं। आप इसको नरक भी बोल सकते हो, जहाँ टाइम नहीं बढ़ता, बस नेवर एंडिंग पेन और सफरिंग है। तो कर्श के पापा बॉब की सोल डेड लाइट्स में ट्रैप है, और अगर डेड लाइट्स को कोई नॉर्मल ह्यूमन बीइंग देखता है तो वो कॉमा स्टेट में चला जाता है और पेनीवाइज के लिए इजी होता है उस इंसान को कंट्रोल करना। अब कुछ घंटे बाद सुबह आती है और वो आग बुझ जाती है और मार्च बाहर आकर इसकी डेड बॉडी देखती है। और इट चैप्टर 1 में जो रिची था वो में भी मार्च का बेटा हो सकता है, और मार्च ने रिच को रिस्पेक्ट देने के लिए अपने बेटे का नाम रिची रखा होगा। फिर कर्श को वहां से ले जाते हैं जब पेनीवाइज के पूरे कंट्रोल में आ चुकी थी। और इट चैप्टर 2 से आपको वो लेडी याद होगी जिसे बेवर्ली मिलने जाती है, तो वो मिसेस कर्श ही होती है जो पेनीवाइज के पूरे कंट्रोल में होती है। फिर वहाँ लिरा और शार्लेट भी आ जाते हैं। फिर शार्लेट वहाँ हैंक के कपड़े किसी जली हुई डेड बॉडी पर डाल देती है, जिससे ये प्रूफ हो जाता है कि हैंक ब्लैक स्पॉट पर जल के मर चुका है। फिर शार्लेट हैंक को ले जाती है रोज के पास, जो हैंक को डेयरी से बाहर निकालने में शार्लेट की हेल्प करेगी।
अब नेक्स्ट सेस्की की स्पिरिट डेक को एक पिलर की लोकेशन बता देती है। अब देखो मिलिट्री का प्लान था कि पेनीवाइज की टेरिटरी जो इतनी है और पेनीवाइज इतनी जगह में बंद है उसको कम करके कैद कर देना, जिससे वो पिंजरे की तरह एक जगह पे बंद हो जाए। तो वो डेक को पिलर्स की लोकेशन बता देती है और फिर आर्मी उस पिलर को जमीन में से निकाल लेती है जो एक टर्टल शेल के अंदर बंद था। अब यहाँ टर्टल शेल के होने का मतलब बहुत इंपॉर्टेंट है, और वो इसलिए क्योंकि जो 8 है वो मैक्रोवर्स नाम की जगह का एक इविल क्रिएचर है, और वो मैक्रोवर्स में एक टर्टल है जिसका नाम मैट्यूरियन है जो गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है, और 8 उस टर्टल के एकदम अपोजिट है, डार्क और इविल। तो उस टर्टल मैट्यूरियन ने 8 को मैक्रोवर्स से निकाल फेंका एक पिंजरे में बंद करके, और वो पिंजरा आकर गिरा अर्थ पर, जहाँ वो गिरने से खुल गया और 8 बाहर निकल आया। अब इस टॉपिक पर हम 8 के ओरिजिन वाली वीडियो में अलग से बात करेंगे। अभी के लिए इतना तो समझ में आ गया होगा कि टर्टल का क्या रोल है। अब मिलिट्री का प्लान हम शुरुआत से सुनते हुए आ रहे थे कि वो पेनीवाइज के केज का साइज कम करके उसको एक जगह पे कैप्चर करना चाहती है, जो कि पॉसिबल भी है। उनको बस एरिया का साइज कम करना था और पिलर्स को और पास गाड़ना था, जिससे 8 एक जगह बंद हो जाए। पर यहाँ शॉ निकला एक नंबर का धोखेबाज आदमी। उसका प्लान एक्चुअली में पेनीवाइज को कैप्चर करने का नहीं था, वो पेनीवाइज को उस पिंजरे से आजाद करना चाहता था ताकि वो बस डेरी शहर तक ना रहे, पूरे अमेरिका में फ्रीली घूम सके। क्योंकि शॉ का मानना था कि अगर अमेरिकन के अंदर एक दूसरे को लेकर डर रहेगा जो पेनीवाइज लोगों के दिमाग में डाल सकता है, तो हमारे देश में कभी लोग एक दूसरे के दुश्मन नहीं बनेंगे और सिविल वॉर नहीं होगी और लोगों में यूनिटी आएगी। फिर शॉ उस पिलर को डिस्ट्रॉय करने के लिए उसको जलती हुई फर्नेस में डाल देता है। अब दूसरी तरफ पेनीवाइज की 1 साल की साइकिल खत्म हो चुकी थी और वो रेडी था 27 साल तक सोने के लिए, ताकि जो उसने 1 साल तक लोगों को खाया है उससे वो 27 साल तक सोकर और ज्यादा स्ट्रॉन्ग बन सके। पर मिलिट्री में चुल थी और उन्होंने सोते हुए पेनीवाइज को जगा दिया, जिसको सेंस हो चुका था कि कुछ तो गड़बड़ हुई है। और जब उसको रियलाइज होता है कि उसका पिंजरा खुल चुका है, तो वो सबसे पहले जाता है विल के घर पर, जो एक्चुअली में डेरी से बाहर था, और पेनीवाइज विल को डेडलाइट शो करता है और उसको भी कॉमन स्टेट में भेज देता है। और ये एपिसोड यहाँ पे एंड हो जाता है। इसके पिछले एपिसोड में मिलिट्री बहुत बड़ा कांड कर चुकी थी, और वो था सोते हुए पेनीवाइज को जगाना। और पता है सबसे पहले वो उठते के साथ ही कहाँ जाता है? विल के पास। और विल एक्चुअली में इस पूरी बाउंड्री से बाहर था, तो अब एक पत्थर हट चुका है, तो इस पूरे पिंजरे का गेट ओपन हो चुका है और पेनीवाइज अब फ्रीली पूरी पृथ्वी पे घूम सकता है। पेनीवाइज डेरी शहर में सारी जगह फॉग ले आता है, क्योंकि ऐसा माना जाता है कि जो पेनीवाइज है वो पूरे डेरी शहर के वेदर को कंट्रोल कर सकता है। और इस फॉग के लाने का और टेम्परेचर ठंडा करने का एक बहुत इंपॉर्टेंट रीजन है, जिसके ऊपर हम आगे बात करेंगे। अब पेनीवाइज लिली और बाकी के स्कूल जाता है, जहाँ वो प्रिंसिपल की आवाज में बड़े बच्चों को घर भेज देता है और जूनियर्स को हॉल में बुलवाता है। और जूनियर्स इसलिए क्योंकि वो छोटे हैं, और छोटे प्लस डर का टेस्ट इक्वल्स टू हैप्पी मील फॉर पेनीवाइज। फिर हॉल में सारे बच्चों के इकट्ठा होने के बाद पेनीवाइज उस प्रिंसिपल का सर उन्हीं बच्चों के सामने उखाड़ कर फेंक देता है और फिर सारे बच्चों को डेडलाइट शो करके अपने कंट्रोल में कर लेता है। अब नेक्स्ट लिली, वेरोनिका और मार्श को पता लग जाता है कि विल और स्कूल के सारे बच्चे मिसिंग हो चुके हैं और इसके पीछे पेनीवाइज का हाथ है। वेरोनिका, मार्श और लिली एक वैन से खून के धब्बों का पीछा करते हैं। दूसरी तरफ लेरॉय के पास पेनीवाइज का कॉल आता है और वो लेरॉय को डराने के लिए विल की आवाज सुना देता है। ये सुनते के साथ ही लेरॉय जाता है डिक के पास, जो खुद अपनी इनर वॉइसेस से अपनी जान लेने वाला था। जब से वो बॉक्स खुला है तब से डिक की शिनिंग की पावर्स ओपन हो चुकी हैं, और इतनी ज्यादा पावर से डिक डेड सोल्स को देख पा रहा था जो डिक को टॉर्चर कर रही थी। फिर लेरॉय सही टाइम पर वहाँ पे आकर डिक को सिचुएशन एक्सप्लेन करता है। फिर लेरॉय और डिक रोज के पास आते हैं, जहाँ शार्लेट, डैनियल और हैंक पहले से ही होते हैं, क्योंकि रोज हैंक को डेरी से बाहर निकालने के अरेंजमेंट्स करवा रही थी। वहाँ शार्लेट लेरॉय पर बहुत गुस्सा होती है, क्योंकि पूरी मिलिट्री रिस्पॉन्सिबल थी पेनीवाइज को आजाद करने के लिए, जिसमें लेरॉय भी था। फिर रोजमा लेरॉय और बाकी सबसे कहती है कि हमारी आखिरी उम्मीद वो डैगर है जो डैनियल से फीवर में गिर गया था। अगर डिक हैलोरन उस डैगर को ढूंढ सके तो हम पेनीवाइज को रोक सकते हैं। अब देखो, नेटिव अमेरिकन ने पेनीवाइज को ट्रैप करके रखा था एक बहुत बड़ी जगह के चारों ओर उन पत्थरों के टुकड़ों को गाड़कर, जिसमें पेनीवाइज बंद होकर धरती पे गिरा था। अब उसमें से एक पत्थर मिलिट्री हटा चुकी है, जिससे पेनीवाइज वो जगह छोड़ सकता है, और अगर वो इस जगह के पार चला गया तो पेनीवाइज को कैद करना फिर तो इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि अभी भी ये पेनीवाइज को कैद कर सकते हैं। इनको बस वो खोया हुआ डैगर जो डैनियल फीवर में गिर गया था उसको इस जगह पे गाड़ना है, जिससे उन सारे पत्थरों की एनर्जी दोबारा कनेक्ट हो जाए और पिंजरा दोबारा बन सके। अब देखो, मिलिट्री ने वो पत्थर हटाया था ये वाला, और वो जगह यहाँ है। अगर पेनीवाइज इस जगह को क्रॉस कर लिया तो पेनीवाइज को कैप्चर करना इम्पॉसिबल हो जाएगा, क्योंकि इस पॉइंट तक वो पिंजरा दोबारा बन सकता है। और ये पॉइंट होता है एक पाइन का पेड़ जो नदी के पार है। तो अगर इस पॉइंट पर उस पत्थर को दोबारा रख सके, जो अभी के लिए डैगर ही के बारे में इनको पता है, तो पिंजरा दोबारा बन सकता है। बस वो पहले पिंजरा ऐसे दिखता था और अब ऐसे दिखेगा। अब यहाँ पहले तो जरूरत थी डिक की आवाज़ों को शांत करने की, तो रोज डिक को जड़ी बूटी बना के देती है जो बनी होती है मैट्यूरिन की जड़ों से। अब जिसने लास्ट एक्सप्लेनेशन देखा होगा उसको पता होगा मैट्यूरिन कौन है। मैट्यूरिन वो टर्टल है जो मैक्रोवर्स में, जहाँ से इट आया है, वहाँ पे गुडनेस को रिप्रेजेंट करता है, और मैट्यूरिन ने ही पेनीवाइज को मैक्रोवर्स से निकाला था जहाँ वो अर्थ पर क्रैश हुआ। अब होपफुली इसके आगे आने वाले 2 सीजन्स में हमें मैट्यूरिन के बारे में और बताया जाए। अब नेक्स्ट लिली, वेरोनिका और मार्श गाड़ी चलाते चलाते ठुक जाते पेड़ में,
और वो वेरोनिका और मार्च लिली का एक बहुत वियर्ड बिहेवियर नोटिस करती है। जब भी मार्च या वेरोनिका में से कोई इस डैगर को पकड़ने की कोशिश करता है तो लिली बहुत एग्रेसिव हो जाती है। अब वो इसलिए क्योंकि पहली बात तो डैगर धरती का नहीं है और उसमें इसकी खुद की पावर्स हैं, और जो कोई भी इस डैगर को पकड़ता है ये डैगर उसके दिमाग को मैनिपुलेट करके उसको बहुत पॉजेसिव बना देता है, जैसे लिली हो चुकी है। और इसलिए तो रोज ने उस डैगर को कपड़े में बंद करके रखा था ताकि उसका इन्फ्लुएंस रोज के दिमाग में ना पड़े। और जब से लिली को ये डैगर मिला है उसने एक सेकंड के लिए भी इस डैगर को अपने से अलग नहीं करा है। पर वेरोनिका और मार्च जबरदस्ती लिली से डैगर को अलग करती हैं और लिली थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाती है। और आपने यहाँ पे बहुत इंपॉर्टेंट चीज मिस कर दी होगी। जब इनकी गाड़ी क्रैश हुई थी तो वेरोनिका और मार्च पेनीवाइज से खून के धब्बों से अलग चल रही थी, पर लिली जो पहले डैगर के पोजीशन में थी वो डायरेक्टली खून के ऊपर चल रही थी। और साफ साफ इंडिकेट करता है डैगर और इट का कनेक्शन। अब दूसरी तरफ एक डैगर का पता लगा चुका होता है कि डैगर हैंक की बेटी वेरोनिका और उसके दोस्तों के पास है और वो विल को ढूंढने के लिए जा रहे हैं। फिर ये सब जल्दी से निकलते हैं। अब दूसरी तरफ ये तीनों देखती हैं पेनीवाइज का कैरेज और उसके पीछे स्कूल के सारे छोटे बच्चे होते हैं। दिख की वजह से सबको पता चल जाता है कि लिली वेरोनिका सब बर्फ पर है। और यहाँ पे रोज समझ जाती है कि पेनीवाइज ने नदी जमा दी है ताकि वो उस पेड़ तक पहुंच सके जो नदी से उस पार है। और इसलिए पेनीवाइज स्टार्टिंग में फॉग और टेम्परेचर ठंडा कर रहा था ताकि ठंड से नदी जम सके। और ये पेनीवाइज की एक और पावर में से एक है, वो वेदर कंट्रोल कर सकता है। वो अपने हिसाब से डेयरी में ठंड ले आया। अब नेक्स्ट ही तीनों विल को छुड़वाने की कोशिश करते हैं पर पेनीवाइज अपने कैरेज से बाहर आ जाता है। जहाँ एडवांटेज लिली और बाकी सबके पास थी वो डैगर, और उस डैगर की वजह से पेनीवाइज आगे नहीं आ पाता। फिर पेनीवाइज अटैक करता है मार्च पर क्योंकि डैगर वेरोनिका के पास था। अब यहाँ आता है शो का सबसे बड़ा और भयंकर प्लॉट ट्विस्ट, विच मेरे को एक्सपेक्टेड नहीं था कि ये देखने को मिलेगा। पेनीवाइज मार्च को मार्च टोजियर नाम से बुलाता है, पर मार्च को यहाँ पे समझ में नहीं आ रहा था कि ये मेरे को टोजियर क्यों बुला रहा है। फिर पेनीवाइज अपनी पॉकेट से एक पोस्टर निकालता है जिसपे रिची टोजियर की फोटो होती है। वही रिची जो इट चैप्टर 1 में लूजर क्लब में था, और वही लूजर क्लब जिसने 2016 में पेनीवाइज का दिल पिचकाकर उसको जान से मार दिया था। अब यहाँ पेनीवाइज रिवील करता है अपनी एक और पावर। पेनीवाइज के लिए पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर एक ही है। इसी मोमेंट 1962 में जब वो मार्च के सामने है, इसी एग्जैक्ट मोमेंट में उसको पता है कि मार्च का एक बेटा होगा जिसका नाम वो रिची टोजियर रखेगी, जो पेनीवाइज की मौत बनेगा 2016 में। अब इसका ये मतलब नहीं है कि रिची ने ही पेनीवाइज को मारा है। लूजर क्लब का हर एक मेंबर पेनीवाइज की हार का कारण है। इनमें से अगर एक भी मेंबर नहीं होता तो लूजर क्लब की हार पक्की थी और पेनीवाइज जीत जाता। तो पेनीवाइज का यहाँ प्लान है मार्च को ही खत्म कर देने का, क्योंकि अगर मार्च ही नहीं बचेगी तो रिची भी पैदा नहीं होगा और पेनीवाइज फ्यूचर में लूजर क्लब से जीत जाएगा। फिर पेनीवाइज मार्च पर अटैक करने से पहले वही सेम लाइन मार्च को बोलता है जो उसने रिची को बोली थी। फिर जैसे ही पेनीवाइज मार्च को खाने के लिए आता है, डिक पेनीवाइज को अपनी शिनिंग पावर से रोक देता है। जैसे डिक डैनियल के दिमाग में घुसा था वैसे ही वो पेनीवाइज के दिमाग में घुस चुका है। फिर सारे बच्चे अपनी नॉर्मल स्टेट में आ जाते हैं। फिर वेरोनिका जल्दी से लिरॉय को डैगर दे देती है और लिरॉय और डैनियल जल्दी से डैगर को लेकर भागते हैं उस पेड़ में गाड़ने के लिए। और वहाँ मिलिट्री आ जाती है। लिरॉय के पैर में गोली लगती है और डैनियल की कैरोटिड आर्टरी में, जिससे उसकी ऑन द स्पॉट डेथ हो जाती है। विल जल्दी से अपने पापा के पास जाता है और लिरॉय विल को डैगर दे देता है। विल, लिली, मार्च, वेरोनिका डैगर लेके पेड़ की तरफ भागते हैं और सोल्जर्स लिरॉय को पकड़ लेते हैं। अब यहाँ शॉ पेनीवाइज को देख लेता है जिसको डिक ने रोक के रखा था। अब पेनीवाइज के माइंड में डिक पेनीवाइज को इल्यूजन दिखाता है जहाँ वो बॉब ग्रे होता है और वीक होता है। और पेनीवाइज को पहले तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था कि क्या हो रहा है, पर सोल्जर्स अपनी टांग बीच में अड़ाकर डिक को पकड़ लेते हैं और पेनीवाइज को पता चल जाता है कि ये सब डिक का इल्यूजन है। और नॉर्मल होने के बाद पेनीवाइज सबसे पहले शॉ को ही खाता है और खाने से पहले भाई साहब वो सबसे पहले शॉ को ही डराता है, वही मॉन्स्टर दिखा के जिससे शॉ सबसे ज्यादा डरता था। फिर पेनीवाइज पेड़ क्रॉस करने के लिए जाता है। अब यहाँ पे वो डैगर अपने आप को आगे बढ़ने नहीं देता क्योंकि वो डैगर अपने बाकी का हिस्सा जिसमें पेनीवाइज बंद होकर धरती पे गिरा था, जो नीवुड स्ट्रीट के नीचे है, उसकी तरफ अपने आप को खींचता है। क्योंकि जितना डैगर को उसके ओरिजिनल स्टेट से दूर ले जाओगे उतना डैगर वापस जाने के लिए लड़ेगा। दूसरी तरफ हैंक, डिक, लिरॉय और रोज सोल्जर को ओवरपावर करके गन से पेनीवाइज को स्लो डाउन करने की कोशिश करते हैं, पर इन चारों के लिए मुश्किल हो रहा था डैगर को आगे ले जाना। तो यहाँ रिच की सोल आती है और ये मोमेंट भाई सब तो यहाँ पे रिच की सोल आती है और पेनीवाइज को उसकी औकात दिखाता है और जल्दी से अपने दोस्तों की हेल्प करता है। और पेनीवाइज उड़कर इन पर अटैक करने वाला था, पर ये सब सही टाइम उस डैगर को पेड़ में काट चुके होते हैं, जिससे वो केज दोबारा बंद हो जाता है और सारे पत्थर एक दूसरे से दोबारा कनेक्ट हो जाते हैं। फिर पेनीवाइज वहां से चला जाता है क्योंकि उसका टाइम ओवर हो चुका था 1 साल का, और केज दोबारा कंटेन होने के बाद उसको हाइबरनेशन में जाना ही पड़ा। तो वो यहाँ से अपनी असली फॉर्म जो डेडलाइट्स हैं वो बनकर यहाँ से भाग जाता है। अब यहाँ रोज डैनियल की डेथ से रो रही होती है और ये ऑफिसर गिल्ड से रोज की तरफ देखता है कि इन लोगों ने क्या कर दिया, इनकी वजह से इसका करीबी मारा गया। और ये छोटे छोटे मोमेंट्स एक मूवी या वेब सीरीज को और ज्यादा बेहतरीन बना देते हैं। अब नेक्स्ट रिच का फ्यूनरल होता है जो काफी इमोशनल था। वहाँ पे रिच की सोल भी होती है और डिक रिच के पेरेंट्स को रिच के बारे में अच्छी बातें बताता है कि वो हमेशा आपके साथ है और अभी भी आपके साथ ही है। अब नेक्स्ट सीन काफी इंपॉर्टेंट होता है। मार्च लिली को सब बताती है कि पेनीवाइज ने उसको क्या कहा था रिची के बारे में। तो यहाँ अगर पेनीवाइज दोबारा पास में जाके मार्च की मम्मी को मार दे जब वो 27 साल पहले बच्ची थी, तो मार्च पैदा नहीं हो सकती और ना ही रिची। तो हम सबको तो पता ही है कि 2016 में पेनीवाइज लूजर क्लब से हार चुका था और पेनीवाइज के लिए पास्ट, प्रेजेंट, फ्यूचर सब एक ही है। एक तरह से पेनीवाइज फ्यूचर देख सकता है, तो उसको अपनी मौत को प्रिवेंट करने के लिए लूजर क्लब में से किसी एक प्रीवियस जनरेशन को मारना होगा जिससे लूजर क्लब बने ही ना।
और मैं लिख कर कह रहा हूँ ये होगा, और पेनीवाइज अपनी मौत को चेंज जरूर करेगा, जो हमको देखने को मिलेगा इसके बाकी 2 सीजन्स में। इसका सीजन 2 टेक प्लेस कर रहा है 1935 में, वही साल जब इंग्रिड कर्श जुनिपर हिल में यंग नर्स थी, और सीजन 3 टेक प्लेस कर रहा है 1908 में, जब इड ने बॉब ग्रे को मारा था। फिर आगे वेरोनिका अपने पापा हैंक के साथ डेयरी छोड़ देती है, और डिक भी डेयरी छोड़ने का डिसीजन लेता है। वो लेरॉय को लास्ट गुड बाय बोलता है, और उसको बस यही बोलता है कि अब वो डेयरी से बाहर किसी होटल में काम करेगा, जो कि डिक के लिए एंड वेल नहीं होता। अब वो कैसे, उसके ऊपर किसी और दिन बात करेंगे। और लेरॉय, शार्लेट एंड मोमेंट भी अपना प्लान चेंज कर लेते हैं डेयरी छोड़ने का, और डेयरी में रहने का प्लान करते हैं। और ये विल के लिए एंड वेल नहीं होता, क्योंकि विल जो माइक का डैड बनेगा उसकी मौत डेयरी में जल के होती है जब माइक छोटा बच्चा था। और इसमें पेनीवाइज का कोई हाथ नहीं है, क्योंकि जब विल की मौत होगी जल के, तब पेनीवाइज हाइबरनेशन में होगा, और विल की मौत का फायदा पेनीवाइज ने करा था माइक को इट चैप्टर 1 में डराने के लिए। अब आता है भाई साहब एक और सबसे बड़ा अनएक्सपेक्टेड ट्विस्ट। कहानी वो होती है 26 साल आगे, जो पेनीवाइज के दोबारा जागने से 1 साल पहले है। सीन जुनिपर हिल असylum का होता है, और एक बूढ़ी औरत इंग्रिड कर्श होती है, जो 26 साल पहले यहाँ एडमिट हुई थी मेंटल स्टेट खराब होने की वजह से। और मेंटल स्टेट इसलिए खराब हुई थी क्योंकि पेनीवाइज ने अपनी डेडलाइट शो करी थी। अब इंग्रिड कर्श बाहर जाती है, जहाँ एक औरत ने सुसाइड कर लिया होता है, और इस औरत का नाम था एल्फ्रीडा मार्श, जो होती है बेवर्ली मार्श की मम्मी। और इसलिए इट चैप्टर 1 में बेवर्ली के पापा बेवर्ली को अब्यूज करते थे, क्योंकि वो अपनी फ्रस्ट्रेशन बेवर्ली पर निकालते थे। और इंग्रिड कर्श बेवर्ली को वही डायलॉग बोलती है जो उसने बेवर्ली को बोला था 27 साल बाद इट चैप्टर 2 में। Know what they say about Derry. No one who dies here ever really dies. और यहाँ पे इट वेलकम टू डेरी का सीजन 1 कम्प्लीटली एंड हो जाता है। और अगर जहाँ तक बात रही स्ट्रेंजर थिंग्स वर्सेस इट वेलकम टू डेरी, इसमें से कौन सी बेस्ट सीरीज थी 2025 की, तो नो डाउट इट वेलकम टू डेरी स्ट्रेंजर थिंग्स के सीजन 5 से बहुत बेटर थी। और जिस तरह इट वेलकम टू डेरी एपिसोड 8 का फिनाले लिखा गया था, अगर वैसे ही स्ट्रेंजर थिंग्स का भी लिख देते तो बात ही अलग होती। खैर उस पर नहीं आती, क्योंकि हम स्ट्रेंजर थिंग्स के ऊपर हम पहले बहुत वीडियो में बात कर चुके हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, जहां हम अब मार्वल के ऊपर बात करना स्टार्ट करने वाले हैं। अगर मिस नहीं करना चाहते हो तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर देना। अंटिल देन कीप वॉचिंग इंडियन सुपर नाइट।